एप्लीकेशन दे सकते हो कि साहब हमारा मामला अथॉरिटी से आप ट्रांसफर कर दो, आप हमारा मामला अथॉरिटी से ट्रांसफर। लेकिन यदि दो जिला न्यायालय यदि वह एक ही हाई कोर्ट के अधीन है लेकिन दो जिला न्यायालय में अलीगढ़ और बुलंदशहर, तब उस स्थिति में हम एप्लीकेशन करा देंगे हाई कोर्ट में। और तीसरी कंडीशन है यदि वो डिफर हाई कोर्ट में अलीगढ़ से भरतपुर कराना है ट्रांसफर, तो उसी स्थिति में आप उस हाई कोर्ट को देंगे, आप उस हाई कोर्ट को देंगे जिस हाई कोर्ट में आपने, जिस हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट में आपने सूट इंस्टीट्यूट किया है। तो याद रखो एग्जाम्पल सुन लो सेक्शन 30 में। सेक्शन 30 में एग्जाम्पल केवल ये है कि यदि आपको अलीगढ़ से खैर ट्रांसफर करना है तो एप्लीकेशन कहाँ दोगे, अलीगढ़ जिला न्यायालय। यदि आपको अलीगढ़ से मथुरा ट्रांसफर कराना है तो आप कहाँ देंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और यदि आपको अलीगढ़ से भरतपुर ट्रांसफर करना है तो आपका अलीगढ़ में बात संस्थित था तो कहाँ देंगे, इलाहाबाद हाई। ये तो उस जगह ट्रांसफर करता जब बात। अब सब कुछ करो, एक मैडम ने केस किया, वहां पर उसके पति जो गुंजा लेके आती थी वो ट्रांसफर कराना चाहती है कहीं और, तो उस संदर्भ में क्या प्रोविजन दे रखा, सेक्शन 24 का प्रोविजन दे रखा। सेक्शन 24 में हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को स्व प्रेरणा से या पक्षकार के आवेदन पर, स्वमोटो या पक्षकार के आवेदन पर किसी भी मामले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अंतरण करने या किसी भी मामले को विड्रॉ करने या किसी भी मामले को अपने पास मंगाने और स्वयं ट्रायल करने का अधिकार। हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, याद रखना, स्वप्रेरणा से या पक्षकार के आवेदन पर, स्वप्रेरणा से बस सोमोटो या एप्लीकेशन ऑफ पार्टीज के आवेदन पर किसी भी मामले को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर करना, एक किसी मामले को अपने पास मंगा लेना और खुद ट्रायल करना या किसी मामले को विड्रॉ कर लेना, ये सभी पावर हाई कोर्ट को देना। ये सब पावर हाई कोर्ट को दो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को देना। तो इसका मतलब यह है कि याद रखना सेक्शन 24 का उपयोग हम किसी भी जगह पर ट्रांसफर करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन 22 का उपयोग हम केवल उसी जगह कर सकते हैं जहां वादी को बात दायर करने का विकल्प अधिकार था। जैसे एग्जाम्पल सुनो, अलीगढ़ में आकर रजनी ने मेरी कर दिया, मेरी मोटरसाइकिल लगा दी। फर्दर फंक्शन कहाँ हुआ, अलीगढ़। रजनी कहाँ रहती है, कासगंज। तो दो जगह होगा, दो जगह हो गया। तो मेरे पास विकल्प है कि अलीगढ़ करूंगा या मैं कासगंज करता हूँ। और मैंने अलीगढ़ का कर दिया, मैंने अलीगढ़ किया, तो रजनी के पास ये विकल्प है कि वह उस मामले को सेक्शन 22 के अंतर्गत, सेक्शन 23 के अंतर्गत एप्लीकेशन दे, सेक्शन 22 के अंतर्गत उस मामले को कासगंज ट्रांसफर, क्योंकि मेरे पास विकल्प था कासगंज का प्रोसेस। लेकिन रजनी चाहती है कि हम इसे कासगंज ना लेकर हम इसे एटा ट्रांसफर करवाएं, तो रजनी को सेक्शन 22 के अंतर्गत नहीं, सेक्शन 24 के अंतर्गत एप्लीकेशन जिला न्यायालय पर या कि साहब हमारा मामला जो है वो ट्रांसफर कर दीजिए आप, हाँ साहब एटा कर। तो याद रखना यदि 22 से 24 में अंतर तो आप कह रहे 22 में किसी भी बात का अंतर उस स्थान पर किया जा सकता है इस स्थान को बात को वैकल्पिक रूप से बात संस्कृत करने का अधिकार था, लेकिन सेक्शन 24 के अंतर्गत हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस मामले को कहीं भी ट्रांसफर कर सकती है जहां वादी को सेक्शन 22 के अंतर्गत, सेक्शन 22 के अंतर्गत आवेदन देने का अधिकार केवल वादी को था, क्योंकि वादी के पास तो ऑलरेडी विकल्प थे दोनों जगह। लेकिन सेक्शन 24 के अंतर्गत एप्लीकेशन या वादी दे सकता है या प्रतिवादी दे सकता है, दोनों में से कोई भी दे सकता है। सेक्शन 22 में जो बात का अंतरण किया जाएगा केवल उसी स्थान पर किया जाएगा जब वादी को वैकल्पिक स्थान, लेकिन सेक्शन 24 के अंतर्गत वाद का अंतरण कहीं भी किया जा सकता है, कहीं भी खासगंज इटाम मुलाकात कहीं किया जाता है। तो ये हो गया हमें बात। इसके बाद अगर हमें मान लो एक जिला न्यायालय से एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफर करना है या एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए सेक्शन 25 का प्रावधान दे रखा हाई कोर्ट के लिए। आगे तो हमारे यहाँ एचजीएस में क्वेश्चन आया था कि सीपीसी के अंतर्गत वादों को अंतरण करने की प्रक्रिया का संक्षिप्त। और सोचो
22, 23, 24, 25 डालनी और क्वेश्चन कितने नंबर का? 5 नंबर का। फिर हमने वही चार्ट बना बना के खेला। तो सेक्शन 25 में हाई कोर्ट स्व प्रेरणा से या पक्षकार के आवेदन पर एक हाई किसी भी मामले को किसी सिविल मामले को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में या किसी भी एक जिला न्यायालय से दूसरे जिला न्यायालय में अंतरित कर सकते। याद रखना 2224 का जब ऑप्शन आपके पास खत्म हो जाता है तब आप 25 हो जाएंगे, वरना तो ऑलरेडी आपको नीचे कोर्ट में मिला हुआ है। अगर मुझे अलीगढ़ से भरतपुर ट्रांसफर करना है आपका केस, तो मैंने अभी बताया था आपको सेक्शन 2223 में कि आप उस कोर्ट में जा सकते हो जहां पर सूट इंस्टीट्यूट किया गया है। लेकिन जब जब हाई कोर्ट मना कर देता है ट्रांसफर, जिला न्यायालय मना कर देता है, देन यू विल गो टू अंडर सेक्शन 45। तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट स्व प्रेरणा से या पक्षकार के आवेदन कर किसी भी मामले को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में कर सकता है, यदि या एक जिला न्यायालय से दूसरे जिला न्यायालय में ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट ने आवेदन खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट को यह प्रतीत होता है कि ट्रांसफर करने के कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं थे, केवल ये तंग करने के लिए या विलंब करने के लिए किया गया था, तब सुप्रीम कोर्ट जिस आवेदकर्ता को 2000 रुपए से अधिक का अपोनेंट को दे। इसके बाद सेक्शन 25 तक हो गया। सेक्शन 26 में हम इंस्टीट्यूट ऑफ सूट करेंगे, बात को सस्ती। आपको पता है सीपीएस की प्रक्रिया सबसे शुरू होती है जब बात संस्कृत करते हैं, उससे पहले नहीं एप्लीकेशन लगाया नहीं, जब आप सूट इंस्टीट्यूट कर देते, क्योंकि सिविल कोर्ट की प्रक्रिया ही जब शुरू होगी तो आप सूट इंस्टीट्यूट करेंगे। सामान्यता ये एक सिविल प्रक्रिया है जो बात प्रस्तुतिकरण से प्राप्त। यदि हम सूट इंस्टीट्यूट करते हैं तो सूट इंस्टीट्यूट करने के हमको 4 चीज देखनी पड़ती है। अपोनेंट पार्टी होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए और रिलीफ होना चाहिए, तभी हम सूट इंस्टीट्यूट कर पाएंगे। अपोनेंट पार्टी का नहीं होगी तो मतलब क्या है? सब्जेक्ट मैटर नहीं है तो मतलब क्या है? कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तो मतलब क्या? रिलीफ नहीं है तो मतलब क्या? तो याद रखना। लेकिन सेक्शन 26 में 2002 में संशोधन कर दिया गया, जिसमें प्रावधान कर दिया गया कि अब प्रत्येक किसी भी बात पत्र का, अर्थात बात पत्र और डब्ल्यूएसओ कोई चीज हो, उसका प्रत्येक तत्व अब शपथ पत्र के द्वारा साबित किया जाए, केवल एफिडेविट के द्वारा साबित किया जाए। इसके बाद आते हैं हम ऑर्डर 8। अब आते हैं और अच्छा बात प्रस्तुत हो गया, बस इस तरह में बात प्रस्तुत करना है। ऑर्डर 8 बात के पक्ष पार्टी ऑफ सूट, तो जब भी कोई सूट फाइल किया जाता है, यस सुनना, थीम लिखनी है यहाँ पे याद रखना, थीम आएगी, नोट्स ऐसे बनेंगे कि तुम ताक लोगे वहां अपने लेवल में लिखना, फिर देखना एग्जामिनर क्या मजा लेता है। वो सामान था जब भी कोई सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है तो 2 पक्षकार होते हैं, वादी। किसी भी सूट में एक से अधिक वादी हो सकती है, एक से अधिक वादी हो सकती है। अब वादी अगर एक से अधिक है तो अलग अलग सूट लाएंगे तो कम से कम नंबर ऑफ लिटिगेशन बढ़ती जाएंगी। जब प्रतिवादी एक से अधिक है तो जब अलग अलग लाएंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी, क्योंकि वादी और प्रतिवादी के मध्य लड़ाई होनी चाहिए। तो उसी स्थिति में हमारे विधि विशेषज्ञों ने वादियों का संयोजन जॉइंटर ऑफ प्लेंटिफ और प्रतिवादियों का संयोजन जॉइंटर ऑफ डिफेंडेंट का प्रावधान है। ऑर्डर 1 रूल 1 में जॉइंटर ऑफ प्लेंटिफ का प्रावधान दे रखा है। यदि एक से अधिक वादी हैं तो उनका जॉइंट किस कंडीशन में किया जा सकता है, और ऑर्डर 1 रूल 3 में प्रतिवादियों का संयोजन कर रखा है। जब भी हम जॉइंटर ऑफ प्लेंटिफ करते हैं, वादियों का संयोजन कैसे करेंगे? ये थोड़ी है मुठाए वादियों का तू भैया मेरे गले में हाथ डाल ले और संयोजन कर ले, ऐसा थोड़ी होगा। वादियों के संयोजन के लिए 2 कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। जॉइंटर ऑफ प्लेंटिफ के लिए ऑर्डर 1 रूल 1 के अंतर्गत आपको अगर प्लेंटिफ का जॉइंटर करना है तो उसके लिए आपको 2 शर्तें फुलफिल करनी है। पहली शर्त है प्रत्येक वादी में, एक से अधिक वादी है, प्रत्येक वादी में रिलीफ पाने का अधिकार सेम एक्ट और सेम ट्रांजैक्शन से उत्पन्न।
विवेकवादी में मुझ में, सदिक बाबू में, ज्योति में, सुशील में जो अंतोष पाने का अधिकार उत्पन्न हुआ वो एक ही तत्व, एक ही कार्य और एक ही संविभाग से उत्पन्न। यदि हम लोग अलग अलग सेपरेटली शूट लाते तो विधि और तथ्य का एक समान प्रश्न होता है। उस स्थिति में यदि ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है देन यू विल जॉइन ड्रॉप प्लान। लेकिन प्रतिवादियों का संयोजन बिल्कुल सेम है। ऑर्डर एक रूल 3 के अनुसार हम प्रतिवादियों का संयोजन कर सकते हैं। जब किसी प्रतिवादी में प्रत्येक प्रतिवादी में अंतोष पाने का अधिकार, प्रत्येक प्रतिवादी से अंतोष पाने का अधिकार, उसमें अंतोष लेने का अधिकार था, इसमें प्रतिवादी से अंतोष पाने का अधिकार है। प्रत्येक प्रतिवादी से प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध अंतोष पाने का अधिकार सेम एक्ट और सेम ट्रांजैक्शन से उत्पन्न। यदि हम सेपरेट शूट इंस्टीट्यूट करते तो विधि और तथ्य का समान प्रश्न तो हम जॉइंट ऑफ प्लेटिव भी कर सकते हैं। अगर इसके बाद यदि हमने जॉइंट ऑफ प्लेटिव और जॉइंट गाजियाबाद में कोचिंग वाले फोन कर रहे हैं मेरा बात तो प्लेटिव और जॉइंट डिफरेंट होगा। ऑर्डर एक ही। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए याद रखना बात बाकी रामायण का तुम ऊपर नीचे लिख सकते हो बस 2 कंडीशन लिखनी है। हाँ बस 2 कंडीशन लिखनी है कि साहब वादी ने अंतोष पाने का अधिकार सेम एक्ट और सेम ट्रांजैक्शन से हुआ। यदि वह सेपरेटली शूट फाइल करते तो विधि और तथ्य का समान प्रश्न होता। ये तो वादी के लिए हो गया। अब प्रतिवादी में विरोध कर देना प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध अंतोष पाने का अधिकार सेम एक्ट और सेम ट्रांजैक्शन से हुआ। यदि वह सेपरेटली शूट फाइल करते तो विधि और तथ्य का समान प्रश्न होता। ऑर्डर 1 आपको पता है कि अभी नीट का एग्जाम हुआ था, पेपर आउट हो गया, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक गए। हमारा एचएस में भी ड्रामा हुआ, हम लोग सब पहुंचे जो भी हम 23 बच्चे भारतीय से सब पहुंचे। तो यदि किसी सूट में एक से अधिक व्यक्ति हैं और जिनका एक कॉमन इंटरेस्ट है तब उन सभी व्यक्तियों में से कोई भी एक व्यक्ति वाद संस्कृत कर सकता है। ऐसे बात को हम रिप्रेजेंटेटिव सूट कहते हैं जिसका उल्लेख ऑर्डर 1 रूल 8 में दे रखा है। भैया सब लोगों ने सीटेट का पेपर दिया, कोई गड़बड़ हो गई, सब लोगों ने केस किया तो सब लोग मिल गए। अब मान लो 1000 स्टूडेंट है तो 1000 केस पहुंच जाएंगे। तो उस सबकी ओर से कोई एक व्यक्ति लेकिन सेम इंटरेस्ट है, उनका सेम इंटरेस्ट है, वो सूट फाइल कर सकता है। इसे हम रिप्रेजेंटेटिव सूट, जिसका मेन ऑब्जेक्ट होता है कि नंबरिंग ऑफ लिटिगेशंस को कैसे कम किया जाए, वादों की बहुलताओं को कैसे कम किया जाए, इसका मेन उद्देश्य। यदि हम रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात करें तो याद रखना इसके लिए निम्न शर्त है। मैंने टेस्ट पेपर दिया था, कई बच्चों ने गलती किया। रिप्रेजेंटेटिव सूट को आपने 211 से रिप्रेजेंटेटिव लीगल रिप्रेजेंटेटिव से डाला। भैया वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, विधिक प्रतिनिधित्व है और ये रिप्रेजेंटेटिव सूट है, दोनों मानता है। तो यदि एक से अधिक व्यक्ति है तभी आप पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए ऑर्डर 1-8 कुछ शर्तें दे रहे हैं जिसके आधार पर आप रिप्रेजेंटेटिव सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। पहली शर्त है पक्षकारों की संख्या अधिक। दूसरी, बाद में सभी जो व्यक्ति हैं पक्षकार हैं उनका एक ही इंटरेस्ट होना चाहिए। वाद संस्कृत करने से पहले कोर्ट की अनुमति और डायरेक्शन प्राप्त करें। तभी जेंडर होता कोर्ट में। ऐसे लगते हैं इसके 1500 रुपए हाईकोर्ट में। तीसरा है भाई जो पक्षकार है, जो आपने पार्टी बनाए हैं, सबको नोटिस दिया जाए कि साहब हम आपकी तरफ से लड़ रहे हैं, आपकी रजामंदी है ना। इसके साथ जब रिप्रेजेंटेटिव सूट इंस्टीट्यूट कर दिया जाता है
जैसे हमारी तरफ से कोर्ट में शशिकांत त्रिपाठी लड़ रहे हैं लखनऊ वाले हाईकोर्ट में, यदि वह हाईकोर्ट से समझौता करते हैं या हाईकोर्ट के सामने आप विड्रॉ करते हैं अपना केस, तो इसकी सूचना उनको अर्थात वादी को, जिसने हमारी तरफ से सूट फाइल किया है, उसको वादी को अपने खर्चे पर या तो व्यक्तिगत रूप से या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करानी होगी। अगर जब हम लोग उपलब्ध कराएंगे तब हमारी इच्छा के ऊपर होगा कि मान लो सब हम आपत्ति करते नहीं करते। यदि हम लोगों दर्शन करते हैं तो सूट वापसी विड्रॉ हो जाएगा। इसके बाद ऑर्डर की भाई साहब हमारे सदीक बॉस ने जॉइनर कर दिया। उन्होंने पूछा आपने जॉइनर कैसे किया? उन्होंने कहा कि आपने जॉइनर कैसे किया? तो सदीक बोले साहब दोनों जॉइनर करता दोनों मामला एक साथ लग रहा हमें। तो मिसजॉइनर हो गया। अर्थात यदि ऑर्डर एक रूल लॉ कहता है कि कुसंयोजन या असंयोजन, मिसजॉइनर और नॉन जॉइनर क्या होता है? अगर आपने ऑर्डर एक रूल और ऑर्डर एक रूल एक और ऑर्डर एक रूल 3 के प्रावधानों के विपरीत यदि आपने संयोजन किया है, जॉइनर किया है, तो इसे कहेंगे हम मिसजॉइनर। इसमें बात खाली नहीं होता, बस कोर्ट ये कह देता है कि सेपरेटली शुड फाइल करें। लेकिन यदि आपने आवश्यक पक्षकार और औषिक पक्षकार को छोड़ दिया है तो उसे क्या कहेंगे हम? नॉन जॉइनर, असंयोजन। दो तरह के पक्षकार होते हैं हमारे पास, एक आवश्यक पक्षकार होता है, एक उचित पक्षकार। जो आवश्यक पक्षकार होता है वो उस केस के लिए निर्णायक होता है, रिजल्टेंट होता है, उसके बिना आप कार्रवाई नहीं कर सकते। यदि आपने आवश्यक पक्षकार को लेफ्ट कर दिया है तो आप याद रखना आपका सूट रिजेक्ट कर दिया है और अपील का आधार ही बन सकता है। आवश्यक पक्षकार वो होते हैं जिनकी स्थिति निर्णायक होती है। यदि हम अपने मकान के विभाजन के लिए सूट फाइल करते हैं तो दो भैया तो होंगे, लेकिन बहन भी आज हमारे आवश्यक पक्षकार में आ गई है क्योंकि बहन को भी सक्सेशन मिल गया है मकान में। अगर मैं बहन को छोड़ दिया तो वो सूट रिजेक्ट हो जाएगा। और उचित पक्षकार वो होते हैं जिनकी स्थिति निर्णायक तो नहीं होती लेकिन वह उस केस में सहायक की भूमिका निभाते, उस केस में मल्टीपल हेल्प। जैसे अगर हमने पार्टीशन का मुकदमा डाला तो फिर तो हमारी आवश्यक पक्षकार हो गई, लेकिन जो बुआ हमारी वो आवश्यक पक्षकार नहीं, वो उचित पक्षकार है। उनकी भूमिका निर्णायक नहीं है, रिजल्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ सहयोग प्रदान कर सकती है कि इन दोनों भैयाओं के बीच में कैसे डिवाइडेशन किया। यदि आपने आवश्यक पक्षकार को छोड़ दिया तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, पास कर दिया, उचित पक्षकार को छोड़ दिया तो कोई बात नहीं। तो याद रखना आवश्यक पक्षकार का आपको छोड़ दिया तो यह अपील का आधार नहीं बनता है। इसके बाद ऑर्डर एक रूल 10, इसमें नाम चेंज कराने के लिए प्रावधान। यदि ऑर्डर एक रूल और ऑर्डर एक रूल 10+1 में यदि वादी का नाम दर्ज हो जाए और ऑर्डर एक रूल 10+2 में यदि प्रतिवादी का नाम दर्ज हो जाए तो उसी स्थिति में आप एक ऑर्डर एक रूल 10 की एक एप्लीकेशन दे सकते हैं इन द कोर्ट ऑफ। अभी मैंने आज ही बताया था प्री क्लास में कि यदि वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ दावा किया और प्रतिवादी ने काउंटर क्लेम कर दिया, बताऊंगा सब आएगा, लेकिन वादी ने अपना दावे का विड्रॉ कर लिया, लेकिन प्रतिवादी ने अपने काउंटर क्लेम का विड्रॉ नहीं किया, तो उसी स्थिति में प्रतिवादी ऑर्डर एक रूल 10 की एप्लीकेशन दे सकता है कि साहब इस केस की स्थिति बन गई है क्योंकि वादी ने अपने दावे का प्रत्याग कर दिया है और मेरा दावा भी जनरेट है, तो आप वादी में मेरा जोड़ दो और जो मेरे खिलाफ वादी थे उनको प्रतिवादी। तो याद रखो इस तरह से हम नाम चेंज कर सकते हैं ऑर्डर एक रूल 10। इसके बाद ऑर्डर रूल फ्रेमिंग ऑफ सूट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप तो क्योंकि हम सिविल मामलों में तो क्रिमिनल मामलों में तो बाद में भी सही कर सकते हैं, तो
क्योंकि वहां पर सरकार होती है पार्टी विक्टिम की तरफ से, लेकिन यहाँ पर तो प्राइवेट व्यक्ति, अगर फ्रेमिंग ऑफ सूट आपका सही नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है सूट। तो फ्रेमिंग ऑफ सूट जो प्रावधान दे रखा है ऑर्डर 2 में दे रखा है। यदि हम ऑर्डर 2 रूल 1 की बात करते हैं तो प्रत्येक पक्षकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सूट की फ्रेमिंग बड़े प्रॉपर रूप से इस प्रकार से करें ताकि जो डिस्प्यूट मैटर है उनको फाइनल डिस्पोजल करने के लिए एक आधार मिल सके। जना लंबी रामायण लिख रही फालतू समझ में नहीं आएगी, पूरी कहानी पढ़ ले। आप अपने इस तरह से फ्रेम कीजिए ताकि आपके जो बीच में और वादी की जो डिस्प्यूट है उस पर हम फाइनल डिटर्मिनेशन तक पहुंचने का एक ग्राउंड मिल जाए। ऑर्डर 2 कहते हैं कि जब आप फ्रेम करते हैं तो आपके पास जितने भी क्लेम है, जितने भी दावे हैं, सब कुछ शामिल कर लीजिए। यदि आपने कोई क्लेम छोड़ दिया, यदि कोई दावा छोड़ दिया जो सेम कॉज ऑफ एक्शन से उत्पन्न हुआ है तो उसके लिए आप सेपरेट सूट फाइल नहीं कर सकते। जैसे सोनाली पे मेरे 6 महीने का किराया पड़ती है, पका 6 महीने का। अब मैंने सोची कि 6 महीने का किराया है, 4-4 हजार रुपया महीना है, वो 8 महीने का आया तो 4-4 हजार रुपये महीने, 25 हजार हो गए। तो मैंने कहा यार 25 हजार अथॉरिटी की जुडिशन है तो 4 महीने के किराए के लिए यहाँ ले आऊंगा और बाकी किराए के लिए बाद में ले आऊंगा। मैंने 3 महीने का छोड़ दिया, 4 महीने किराए के लिए मैंने सोनाली के खिलाफ केस किया और जीत गया, केस पैसा मिल गया। मैंने मैं सोनाली से कहा सोनाली अब तैयार हो जाओ दूसरे केस में। सोनाली बोली सर आपने कहा ऑर्डर कि यदि सेम कॉज ऑफ एक्शन से जो भी क्लेम करना है वो आप अपने सूट में फ्रेम कर दीजिए एक बार। यदि आपने अपने सूट में किसी भी क्लेम को छोड़ दिया है तो उसके लिए आप सेपरेट सूट फाइल नहीं कर सकते। सॉरी सर, अब इसके लिए आप सेपरेट सूट फाइल। इसके बाद जिस प्रकार से हमने ऑर्डर 1 में बताया था जॉइंट ऑफ क्लेम, ऑर्डर 1 रूल 3 में बताया था जॉइंटर ऑफ क्लेम, उसी प्रकार से जॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन कर सकते। भाई सोनाली की दुकान है पंसारी की, मैं एक बार गया, इसने अरहर की दाल में कंकड़ दे दिए, एक और बार गया, एक और हो गया, मैंने कहा काशीफल का केवल मसाला दे दो, काशीफल की जगह इन्हें तोरे का मसाला दे दिया। तीसरी बार मैं गया तो याद रखना पक्षकार एक ही है, सोनाली और मैं, लेकिन कॉज ऑफ एक्शन यही हो गई, लेकिन दोनों पक्षकार सोनाली और मैं उसमें सेम इंटरेस्ट रखते हैं, तो इसका मतलब है इन सभी कॉज ऑफ एक्शन को सेम। यदि याद रखना वादी और प्रतिवादी के बाद एक से अधिक कॉज ऑफ एक्शन है और वादी और प्रतिवादी दोनों उन सभी कॉज ऑफ एक्शन में इंटरेस्ट रखते हैं तो याद रखना इन कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइंट कर लिया जा सकता है। दूसरी कंडीशन देखना, दूसरी कंडीशन क्या है, यदि वादी एक से अधिक है और कॉज ऑफ एक्शन है, भाई सोनाली के पास मैं गया सामान लेने, संदीप बाबू गए, फिर आस्था गई, कॉज ऑफ एक्शन कही है, वादी भी अलग अलग हो गए। तो याद रखना जब वादी अधिक है और कॉज ऑफ एक्शन भी अधिक है तो ऑर्डर 1 रूल 1 के अनुसार वादियों का संयोजन किया जाएगा और ऑर्डर 2 रूल 3 के अनुसार कॉज ऑफ एक्शन का संयोजन। इसी प्रकार ऑर्डर यदि प्रतिवादी एक से अधिक है तो यदि ऑर्डर 1 रूल 3 के अनुसार प्रतिवादियों का संयोजन किया जा सकता है और 2-3 के अंतर्गत कॉज ऑफ एक्शन और ऑर्डर 2 रूल 3 के अंतर्गत कॉज ऑफ एक्शन का संयोजन किया जाए। यदि संयोजन से आपको कुछ समस्या उत्पन्न, यदि आपको लगता है कि जॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन से हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, देन यू विल ऑब्जेक्शन, आप न्याय के सामने ऑर्डर 2 रूल 7 के अंतर्गत ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। वो सेटिस्फाई हो जाता है तब ऑर्डर 2 रूल 6 के अंतर्गत सेपरेट फाइल करने का ऑर्डर इशू कर सकते हैं। इसके बाद ऑर्डर 3 मान्यता प्राप्त अभिकरण और फ्रीडम। जब हम मान्यता प्राप्त अभिकर्ता की बात करते हैं तो ऑर्डर 3 रूल 1 के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होने के लिए या कोई आवेदन करने के लिए किसी न्यायालय में आवेदन करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत किया जा सकता है। हाँ पूनम में
ऐसा तैयारी होगी एचएस की। ऑर्डर 3 रूल के अनुसार किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने के लिए, अगर अब सब पूछो भाई साहब मैं मारुति एजेंसी का मालिक हूँ, अब मैं 1000 तो केस नहीं करता, तो मैंने अपने एजेंट बना रखे, तो मारुति से संबंधित कोई केस होगा तो मेरा एजेंट अभिकर्ता माता प्राप्त अभिकर्ता है, रिकॉग्नाइज एजेंट है, जो मेरी तरफ से कोर्ट में जाएगा, कार्रवाई करेगा, सारी डॉक्यूमेंट देगा, फाइल देगा, आवेदन देगा, भले केस मेरे नाम से है, मारुति एंड सन्स वर्सेस शशांक शर्मा, मारुति एंड सन्स वर्सेस सुशील मौर्य, लेकिन यहाँ पर मेरा अधिकर्ता जो होगा, जो माता प्राप्त एजेंट होगा, वो इस कार्रवाई को संचालित। इसके लिए जो माता प्राप्त अभिकर्ता है, ऑर्डर 3 रूल 2 के अनुसार माता प्राप्त अभिकर्ता वो तभी मानेगा जब उसके लिए ऑथराइज लेटर दिया जाए। कैसे? या तो मुक्तानामा के नाम से, पावर ऑफ अटॉर्नी के नाम से, हमने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी अपनी, या मानना प्राप्त अभिकर्ता के लेटर के द्वारा, या ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रभु की संपत्ति को देखरेख करता है, उसको हम माता प्राप्त अभिकर्ता। तो याद रखना, यदि ऑर्डर 1 ऑर्डर हो गया, ऑर्डर 3 रूल 1 में माता प्राप्त अभिकर्ता बताया गया कि कोर्ट में क्या क्या कर सकता है, ऑर्डर 3 रूल 2 में बताया गया कि माता प्राप्त अभिकर्ता के लिए आपको ऑथराइज कैसे करना है, तो मुक्तानामा से कर लीजिए, या उसकी प्रॉपर्टी की देखरेख करना हो अपने नाम से, है ना, कर सकते हो। ऑर्डर 3 रूल 3 के अनुसार यदि आप किसी मालिक के खिलाफ केस चल रहे हो, केस करते हो, तो जो उसका माता प्राप्त अभिकर्ता है, उसको नोटिस की तामील करने का मतलब माना जाएगा कि नोटिस की तामील हमने मालिक को कर दी, प्रमुख को कर दी। अब यहाँ पे शशांक शर्मा को तामील निकाली है, तो शशांक शर्मा का जो एजेंट का सदस्य था अलीगढ़ में मारुति एजेंसी का, उसको तामील कर दो, तो ये मान लिया जाएगा कि साहब हमने संबंध की तामील। ये तो भी माता प्राप्त अभिकर्ता, क्योंकि कभी कभी कोर्ट पूछती है अवध पक्षकार कौन है, सर पक्षकार मिस्टर शशांक शर्मा, आप कौन है सर, सर मैं सतीश हूं, तो आप क्या मतलब क्या किस से आप यहाँ पर, सर मैंने वो लेटर आप सबमिट कर दिया है जिसकी वजह से मुझे उन्होंने रिकॉग्नाइज एजेंट बनाया है शशांक, कहा है रिकॉर्ड सही है, पावर ऑफ अटॉर्नी एलिगेड की प्रॉपर्टी का मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी, ओके अभी सब नोट कर लीजिए, जरा मैं एंटर कर लीजिए। तो वैल्यू कौन कर रहा है, माता प्राप्त अभिकर्ता सतीश खा शशांक शर्मा के नाम से, अब मुझे आने की जरूरत नहीं है, भले केस मेरे नाम से चल रहा है, लेकिन वैल्यू कौन कर रहा है, सिग्नेचर किसके वैल्यू हो रही है, सतीश खा के, अब मुझे सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है, वरना इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो मालिक आते पड़ेंगे कोर्ट में, इसलिए माता प्राप्त अभिकर्ता है। इसके साथ साथ ये तो माता प्राप्त अभिकर्ता, इसके बाद अभिकर्ता जो प्रेजेंट करेगा तो ऑर्डर 3.4 के अनुसार एक प्लीडर की नियुक्ति करें, याद रखना सिविल मामलों में अधिवक्ता नहीं होते, प्लीडर जो प्लीड करते, कोई भी प्लीडर किसी भी न्यायालय में किसी व्यक्ति के लिए कार्य नहीं करे जब तक कि उसे लिखित दस्तावेज प्राधिकृत नहीं। अब सदीक खां को अंदर प्राधिकृत करने के लिए वकालतनामा लगाना पड़ेगा अपना, तो ऑर्डर 3 रूल 4 का मतलब होता है जो वकालतनामा लगता है, उसका मतलब होता है कि आप अपना प्लीडर नियुक्त कर दिया है, ऑथराइज कर दिया है, अब वो कोर्ट के अंदर जो भी कार्रवाई करेगा वो हमारी तरफ से करेगा। आया, यदि माता प्राप्त अभिकर्ता सिर्फ प्लीडर नहीं तो प्लीडर अपॉइंट कर सकते हैं। ऑर्डर 3 रूल 5 के अनुसार किसी भी आदेशिका की तामील, अर्थात कोई भी, जब हमने अपना वकील नियुक्त कर दिया, उसने हमारा दावा पेश कर दिया या डब्ल्यूएस पेश कर दिया, तो जाहिर सी बात है हमारी उपस्थिति किसके माध्यम से मानी जाएगी, प्लीडर के माध्यम से मानी जाएगी। यदि हमारे प्लीडर को कोई भी नोटिस इशू किया जाता है तो ये माना जाएगा कि पक्षकार को नोटिस प्राप्त हो गया है, ऑर्डर 3 रूल 5, जिसका मेन उद्देश्य ये रखा गया है कि कोई भी सिविल कार्रवाई में कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से अपना समय न खराब, ऊपर से खाने पीने की चीजें मिलती नहीं, बस पकड़ा ले आते रिसा हुआ है। ऑर्डर 3 रूल 2 के अनुसार जो मान्यता प्राप्त अभिकर्ता है ये स्थान पर
यदि मान्यता प्राप्त अभिकर्ता के स्थान पर यदि उस नोटिस को अतः संबंध को तामील करने के लिए कोई व्यक्ति प्राधिकृत कर रखा है तो वही संबंध को प्राधिकृत कर सकता है। अब सदीक खान एजेंसी के मालिक है, हमारे एजेंट है। सदीक खान ने अपने यहाँ एक सुशील गौरे बाबू को ला रखा है। अरे सुशील गौरे, हाँ, जो भी आप डाक वगैरह है वो आपको तो सुशील गौरे को हमने नोटिस दे दिया तो माना जाएगा कि साफ संबंध तामील कर दिया गया मारुति एजेंसी। इसके बाद ऑर्डर 4 वादों को संसिद्ध। मैंने आपको बताया जब मैं सेक्शन 26 बताया था वादों को संसिद्ध। ऑर्डर 4 रूल 1 है कि वाद पत्र द्वारा ही वाद प्रारंभ होता है। ऑर्डर 4 रूल कहती है कि कोई भी सूट प्लेंट की प्रस्तुतिकरण के पश्चात ही प्रारंभ। ऑर्डर 4 रूल 1 ये कहती है कि न्यायालय में कोई भी जो वाद होगा वो 2 कृतियों में प्रस्तुत किया जाएगा। 2002 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अब एक कृति में नहीं 2 कृतियों में आपको करना होगा। इसके बाद जो भी आप वाद पत्र पेश करेंगे उस पर ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 की जो कंडीशंस है वो फुलफिल होनी चाहिए। जो भी वाद आप दाखिल करेंगे तो ऑर्डर 6 और 7 में प्रारंभ होगा, उसमें जो शर्तें दे रखी हैं वो आपको फुलफिल करनी। ऑर्डर 4 रूल 1 सी के अनुसार जैसे आप पद पर समग्र रूप से संस्थित माना जाएगा यदि आपका प्लीडर या आप स्वयं न्यायालय के ऐसे अधिकारी जो इस कार्य के लिए प्राधिकृत किए गए हैं उनके समझ जैसे प्रस्तुत कर देते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आपने वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया। ऑर्डर 4 रूल 2 के अनुसार जैसे आप वाद पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र जैसे आप अपना प्लान प्रेजेंट करते हो दी कोर्ट तब आपको आपका वाद रजिस्टर होगा। एक वाद रजिस्टर होता है, इस रजिस्टर इस नंबर होता है वो रजिस्टर में उसको अंकित किया जाएगा और उस वर्ष के अनुसार उसे क्रमांक दिया जाएगा। आपने देखा होगा 22/2024 22वां नंबर है 2024 के समय। इसके बाद 5 हम बाद में बताएंगे जो पहले तो प्लान डाक ऑर्डर 6 प्लीडिंग नॉट इंपॉर्टेंट। जब भी हम प्लीडिंग की बात करते हैं अभिवचन हिंदी में कहते हैं अभिवचन, तो प्लीडिंग में 2 चीजें आती है प्लेंट और डब्ल्यूएस। ये आपको सबको पता है, जूनियर बच्चे सुने हैं बस आज ये सबको पता है कि प्लेंट जो होता है वो वादी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और वादी के जो क्लेम होते हैं उनका उत्तर देने के लिए डब्ल्यूएस पेश किया जाता है प्रतिवादी। ये इसलिए पेश किए जाते हैं ताकि दोनों पक्षकारों को मेन इशू तक सीमित रखा जा सके जिससे समय और पैसे का बचाव हो सके ताकि दोनों डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आए। इसके साथ ऑर्डर 6 रूल में जब आप अभिवचन करेंगे प्लीड करेंगे तो प्लीड रामायण लिखने की जरूरत नहीं है ना। इसके लिए कुछ मूलभूत सिद्धांत प्लीडिंग। पहला प्लीड फैक्ट नॉट लॉ। आपको केवल तथ्यों का अभिवचन करना है, केवल आपको फैक्ट प्लीड करना है, विधि का नहीं। ये नहीं है टीपीए की धारा फारा की तरह ना, ओनली फैक्ट कि मेरे मकान में रह रहे हैं 9 बजे से किराया नहीं दिया और मकान पर पार करते हैं ये करते हैं। ये नहीं है कि किराएदारी अधिनियम के अंतर्गत इन पर ये है, ऐसा कुछ नहीं। प्लीड ऑफ फैक्ट लॉ, आपको लॉ का उल्लेख नहीं करना। इसलिए न्यायालय वकील साहब है हमारे कोर्ट में बहस करेंगे। दूसरा है प्लीड ऑफ फैक्ट नॉट तथ्यों का वचन कीजिए, साक्ष्यों का नहीं। एविडेंस नहीं है आपको पेश करना, एविडेंस देना वो बात दे रहा है बाद में डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसमें प्लीड में नहीं देना, वरना एविडेंस अगर देने लगे तो वो प्लीडिंग हो जाएगी। भाई साहब हमारे दीपक जैसे नए मजिस्ट्रेट जो है वो तो जो कह रहा हूँ दीपक कह रहा हूँ मैं 80 का पड़ी जा रहे 8 10 15 20 किलो ले आवे वो इसको से क्या होगा। इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट है कि जो तथ्य दे वो साबित होनी चाहिए, मटेरियल होना चाहिए जिस पर वादी का दावा और प्रतिवादी का डिफेंस डिपेंड करता है, फालतू की रामायण नहीं। तो याद रखना जो भी मैट्रिक है वो मटेरियल होने चाहिए, सारभूत होने चाहिए जिस पर वादी का दावा निर्भर करता हो और प्रतिवादी का डिफेंस निर्भर करता हो। नेक्स्ट
जो भी तथ्य दिए जाए वो कंसाइज फॉर्म में दिए जाए, संक्षिप्त कथन में दिए जाए। ये रामायण आप पूरी 25 पेज की लिख देगी साहब, डीएस कॉलेज के बालक है, ज्यादा भरेंगे तो नंबर ज्यादा मिलेंगे, तो प्लेट भर दो ज्यादा पीट नहीं। तो याद रखना जब भी प्लीड करें तो प्लीड फैक्ट, प्लीड ऑफ फैक्ट नॉट लॉ, एलिगेशन, प्लीड फैक्ट नॉट एविडेंस। यूजिंग जो फैक्ट होगा वो मटेरियल फैक्ट जिस पर डिफेंड और क्लेम डिपेंड। तीसरा कि जो फैक्ट आपने दिया है वो कंसेंस फॉर्म में। जब आप एल्गोरिथम तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम में करते हैं, उसके बाद में ऑर्डर 6 रूल 14 के अनुसार उस पर पक्षकार की हस्ताक्षर लिए जाएंगे। यदि प्लीडर है तो प्लीडर की, यदि पक्षकार है तो पक्षकार के हस्ताक्षर लिए जाएंगे और उस पर प्लीडर पक्षकार को होते ऊपर फिर नीचे लिखा होता है वाया ऑर्डर 6 रूल 14 के अनुसार। ऑर्डर 6 रूल 14 ए के अनुसार जैसी आपने जब भी आप कोई भी चीज देंगे, चाहे एल्गोरिथम में चाहे बात पर दीजिए चाहे आप डब्ल्यूएस दीजिए, उसमें अपोनेंट पार्टी का एड्रेस और उसकी बची का पता, एड्रेस, उसकी बलदियत, उसके पिताजी का नाम, इसका उल्लेख करना। ऑर्डर 6 रूल 15 के अनुसार ये 2002 संशोधन द्वारा जोड़ी गई, जिसमें ये प्रावधान कर दिया गया कि अब आपको प्लीडिंग का प्रत्येक फैक्ट, चाहे वो डब्ल्यूएस हो चाहे प्लेंट हो, एफिडेविट के द्वारा साबित करना, शपथ पत्र के द्वारा साबित। ऑर्डर 6 रूल, यदि आपकी प्लीडिंग में कोई ऐसी तथ्य है जो तुच्छ है, जो ऐसा है जो अनावश्यक है, स्काउटलेस है, ऐसा तथ्य है जो फ्रेविलियस है, तंग करने के उद्देश्य है, ऐसा तथ्य है जो वैक्सियस है, तुच्छ में कर्तिकार है, जो फालतू में, तो उसी स्थिति में उन तत्वों को काटने का अधिकार, स्टिक करो, उनको स्टिकिंग करो, हटाओ। कहां के वकील साहब थे? डीएस के वकील साहब थे। हटाओ, क्या लिख दिया इन्होंने, तो अब आपने प्रिंट करा लिया, जमा कर दिया, खुश हो गए। जब आप कोर्ट में बाहर बैठे तो आपको पता लगा कि आपने कुछ गलती कर दी है। जो मकान आपने रामा देवी के नाम लिखा वो श्यामा देवी का हो गया, जो एड्रेस तो आपने अलीगढ़ का दिया, अलीगढ़ की जगह गवाना कर दिया, कुछ गलती हुई। तो ऑर्डर 6 रूल 17 में प्लीडिंग में अमेंडमेंट करने का प्रावधान याद रखें। न्यायालय दोनों पक्षकारों में किसी भी पक्षकार प्रक्रिया के किसी भी चरण में अगर मैं सुनना है ना, किसी भी चरण में अमेंडमेंट करने की अनुमति दे सकता, ताकि वे प्रावधानिक तरीके से अपने प्लीडिंग में अमेंडमेंट लेके जा सकता है। सुना चौहान सुशील, प्लीडिंग की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन याद रखना प्लीडिंग में अमेंडमेंट करने के लिए, प्लीडिंग में संशोधन करने के लिए कोई भी आवेदन ट्रायल करने से पूर्व किया जाता है। ट्रायल जैसे शुरू होगा उससे पहले आपको संशोधन के लिए एप्लीकेशन देनी होगी। ट्रायल के पश्चात कोर्ट एप्लीकेशन स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन आप सफिशिएंट कॉज दर्शा दें। यदि आप पर्याप्त कारण दर्शा दें कि साहब न्याय विफल हो जाएगा, तब कोर्ट ट्रायल के बाद भी आपकी एप्लीकेशन एडमिट कर सकता। याद रखना, 6 की एप्लीकेशन आपको ट्रायल से पहले ही पेश करनी होगी, लेकिन ट्रायल के बाद भी आप कॉज शो कर देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन को फुली एडमिट कर दिया जा सकता किसी भी संशोधन से पहले। न्यायालय निम्न कंडीशन पर कंसीडर पहला करेगा, क्या ऐसा अमेंडमेंट, क्या ऐसा संशोधन न्याय हित में है, क्या ऐसा संशोधन कंट्रोवर्सी सब्जेक्ट में डिटरमिनेशन करने में सहायक होगा, या ऐसा संशोधन वादों की बहुलता को रोकने में सहायक होगा। जब कोर्ट इन चीजों को कंसीडर करेगा तभी आपको अमेंडमेंट की अनुमति दी। अब सुनो, अरे सर एक अमेंडमेंट आ गया है, क्या हो गया सर?
सोनाली के साथ साथ मेरा नाम ब्रैकेट में सोना लिखना चाहिए। मुझे लोग जानते नहीं है, क्या मतलब है इसका? इससे क्या न्याय है? हल हो रहा है? इससे क्या कंट्रोवर्सी सब्जेक्ट को नुकसान हो रहा है? इससे क्या बातों की बहुता हो जाएगी कि अगला केस तुम सोना के नाम चलाओगे? तो कोर्ट परमिशन नहीं देगी। परमिशन तभी देगा तो न्याय में विफल ना हो, वादों की बहुता रोकने के लिए आवश्यक हो। और दूसरी कंडीशन है कि कंट्रोवर्सी सब्जेक्ट पे डिटर्मिनेशन के लिए आवश्यक। लेकिन निम्न परिस्थिति में कोर्ट आपको अमेंडमेंट करने की अनुमति नहीं देगा यदि संशोधन विवादित विषय पर निश्चित करने के लिए आवश्यक नहीं। सर अथॉरिटी के पास अलीगढ़ लेना भूल गए, कोई जरूरत नहीं है, सब समझ रहे हैं। अथॉरिटी कोर्ट में हो तो अथॉरिटी काय में जब संशोधन विवादित विषय का निश्चय करने के लिए आवश्यक है, यदि संशोधन वादी का वाद को पूर्ण रूप से विस्थापित कर दे या संशोधन किसी विपक्षी पक्षकार के जो अधिकार है उसको प्रभावित कर दे, लेकिन यदि यह संशोधन देरी से मांगा गया है और उसके सफिशिएंट कॉस्ट शो नहीं किए तो आपको संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आपको पहले दिखाना पड़ेगा भाई कि न्याय हित में, वादों की बहुलता रोकने के लिए, कंट्रोवर्सी सब्जेक्ट की डिटर्मिनेशन के लिए, यदि किसी खिलाफ पार्टी को उसके अधिकार को डिस्टर्ब करने के लिए को कैंसिल करने के हिसाब से करा है तो आपके अमेंडमेंट को स्वीकार। इसके बाद जब भी अमेंडमेंट होता है तो आपको आदेश मिल गया, ओके अमेंडमेंट अलाउ, थैंक यू सर। हमारे वकील साहब जाएंगे, जिस दिन आदेश मिला है कॉस्ट जमा करते हैं, अमेंडमेंट के लिए कॉस्ट जमा करते हैं और आदेश होने के पश्चात ऑर्डर 6 रूल 18 के अनुसार 14 दिन में वो संशोधन करना। कितने दिन में? 40 दिन में अमेंडमेंट करना। यदि वो 14 दिन में अमेंडमेंट नहीं किया तो कोर्ट आपके इसको जो है अमेंडमेंट करने के जो ऑर्डर है उनको वापस ले लेगा, प्रत्याहार कर लेगा, विड्रॉ। ये प्लीडिंग की बात हो गई। प्लीडिंग में कौन कौन थे? प्लांट और डम। अब हम आते हैं प्लांट की तरफ। ऑर्डर 7 जब भी हम बात करते हैं क्योंकि तो सिविल प्रक्रिया की शुरुआत ही प्लांट से और वादी से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने क्लेम के लिए प्रॉपर कोर्ट में सूट फाइल करे, उसके बाद में सिविल प्रोसीड शुरू होगा। जब भी बात प्रस्तुत किया जाता है, प्लांट प्रस्तुत किया जाता है तो ऑर्डर 7 रूल 1 के अनुसार किसी भी प्लांट में, किसी भी वाद पत्र में निम्न विशिष्टियां, निम्न पर्टिकुलर्स होते हैं, क्रम में होती है। सीरीज में जब आप प्लीडिंग करेंगे तब आप देखेंगे सबसे पहले उस न्यायालय का नाम जिसमें वाद संस्थित किया इन द कोर्ट, इसी सीनियर एसीजीएम या जूनियर एसीजीएम या जिला न्यायालय कहीं। दूसरा है वादियों प्रतिवादी के नाम। यदि वादियों प्रतिवादी माइनर है या विकसित है तो उस कथन का उल्लेख। यह तक जिस पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो। नेक्स्ट, ये दर्शित करने के लिए कि न्यायालय का वाद के संदर्भ में पूर्ण अधिकारता रखता है, कंप्लीट जुरिडिक्शन रखता है। नेक्स्ट, कि वादी ने अपने वाद का मूल्यांकन कर जो कोर्ट फीस है वो पे करे। नेक्स्ट, यदि यह सेट ऑफ है या कोई सुसंगत फैक्ट है तो उसका उल्लेख किया। यदि कोई मुजरा है, यदि अगर सेट ऑफ है या उसका सुसंगत तथ्य है तो उसका उल्लेख किया जाएगा। यदि सूट रिकवरी ऑफ मनी के लिए तो ऑर्डर 7 रूल 2 के अनुसार उस मनी का उल्लेख किया जाएगा, कितने रुपया वसूलोगे। और ऑर्डर 7 रूल 3 के अनुसार यदि वे संपत्ति के संदर्भ में है तो उसका एड्रेस दीजिए। उत्तर में सोना का मकान, दक्षिण में करनी का मकान, पश्चिम में वर्ग का मकान। अगर यदि सूट टाइम बार्ड हो गया है तो उसके नीचे लिखा जाएगा रीजन सूट। ऑर्डर 7 रूल 1 में याद रखना, कंडीशन है सेम कंडीशन साफ और इसी सिस्टम में करें, इसी क्रम में करें। ऑर्डर 7 रूल 9, जब आपने प्लांट सूट फाइल कर दिया तो प्रतिवादी को हमें नोटिस देना है। प्रतिवादी कैसे आएगा कोर्ट में? तो इसके लिए ऑर्डर 5 रूल 9 में जो हम संबंध जारी करवाते हैं, समझ देते हैं प्रतिवादी को, उसके लिए वादी से अपेक्षा की जाती है कि प्लांट प्रस्तुत करने के पश्चात जितने प्रतिवादी हैं उतने प्लांट की कॉपी और उस संबंध के लिए जितनी भी खर्चा होगा वो उपस्थित
न्यायालय में जमा याद रखना कि बैंक की कॉपी जितनी बारी है और यदि ऑर्डर 7 और 9 रूल लॉ का फॉलो नहीं किया तो आपका शूट सेट असाइड कर दिया, कैंसिल कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। तो पैसे आपको जमा करने हैं और उसकी कॉपी जमा करनी है। ऑर्डर 7 रूल लॉ के ऑर्डर रूल 7 10 बात को लौटाएगा। यदि आपने किसी कोर्ट में फाइल किया और लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन से, तो कोर्ट आपको आपके सूट को प्रॉपर कोर्ट में इंस्टीट्यूट करने के लिए वापस लौटा सकता है, वापस लौटा सकता है। साहब ये प्रॉपर कोर्ट नहीं है, आप प्रॉपर कोर्ट में जाइए, नमाज आप ध्यान पे लगा रहे हो, ये मामला भैया अथॉरिटी कोर्ट का, अथॉरिटी कोर्ट में नहीं, कासिमपुर का है, तो कासिमपुर गया साहब खैर में, खैर जाइए आप। ऑर्डर 7 में जब जिस कोर्ट ने बात को लौटाया गया है, प्रतिवादी यदि उसमें डब्ल्यूएस पेश करता है, डब्ल्यूएस पेश करता है और डब्ल्यूएस पेश करने के बाद न्यायालय को समाधान हो जाता है, इस मामला हमारे द्वारा विचारणीय नहीं है, हमारे द्वारा ट्राइबल नहीं है, तब है उस बात को लौटाने का आदेश। लेकिन लौटाने से पहले वादी को सूचना दी जाएगी। तो वादी को तो पता नहीं, वादी तो अपना थोड़ी आएगा, वादी को सूचना दी जाएगी, वादी कोर्ट में उपस्थित होगा और उसे बताया जाएगा कि आप अपने सूट को प्रॉपर कोर्ट में इंस्टीट्यूट कीजिए। तो यहाँ पर लैक ऑफ जब लैक ऑफ ज्यूडिक्शन के कारण आप प्रॉपर कोर्ट में जाइए, अब वादी तो बड़ा झमने पड़ेगा, बोले सर मैं तो चला जाऊंगा, आपने मुझे नोटिस दे दिया, लेकिन मेरा जो प्रतिवादी है उसे कैसे पता लगेगा कि कौन सी कोर्ट है। तो सर आपसे मेरी अपेक्षा है कि आप खैर कोर्ट के लिए अर्थात दूसरी कोर्ट जो है उसके उसमें उपस्थित होने के लिए प्रतिवादी को सम्मन इशू। तो याद रखना अतरौली कोर्ट ने अपने यहाँ के लिए नहीं, खैर कोर्ट के उपस्थित करने के लिए सम्मन इशू कर दिया। तो ये सम्मन इस कारण अविधि पूर्ण नहीं माने जाएंगे कि साहब उस कोर्ट में उस मामले को हियरिंग करने की अधिकारता नहीं थी, उसने दूसरे कोर्ट के में उपस्थित होने के लिए सम्मन क्यों जारी कर दिया। सम्मन जारी कर सकते क्योंकि उस बात को बताना होगा। जैसे तुमने देखा सोनाली ब्यूटी पार्लर की दुकान है वो ऊपर चली गई है, तो एक आग का निशान लगा देते हैं, ये होता है। तो ये होता है बात का लौटाया जाना ऑर्डर 7/10 में, ताकि आप प्रॉपर कोर्ट में पेश कर सको। आ गया ना। इसके साथ साथ ऑर्डर 7/10 2002 संशोधन हुआ जिसमें कहा गया कि यदि बात को लौटाया जाता है, ऑर्डर 7/10 के अनुसार यदि बात को लौटाया जाता है तो ये लौटाने का जो आदेश होता है ये सेक्शन 104 ऑर्डर 43 की परिधि में आता है, अर्थात ऐसा आदेश है जिसकी अपील की जा सकती है। ये एक ऐसा आदेश है जिससे जो अपीलेबल है, इसलिए इसकी अपील की जा सकती है। यदि अपील में मामला निपट गया और नहीं हुआ तो वैसा आदेश का पालन। इसके बाद ऑर्डर 7 रूल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन से आता है। आपने बात सस्पेंड कर दी, आपका बात खारिज कर दिया जाए यदि आपने निम्न कंडीशन फुलफिल नहीं करी है। हाँ भाई, तो आपका बात खारिज कर दिया जाएगा। कैसे खारिज कर दिया जाएगा, सुन ध्यान से। यदि आपने बात प्रस्तुत किया उसमें कॉज ऑफ एक्शन एराइज नहीं होते, जैसा पूछते हैं कॉज ऑफ एक्शन कहां है इसमें, तो आपका बात खारिज कर दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन है यदि आपने जो क्लेम्ड रिलीफ है अर्थात जो दावाकृत राशि है उसका मूल्यांकन सही नहीं किया, अंडर वैल्यू किया है। ये 4 लाख का प्लॉट है, हमें 50,000 में ले जाए थोड़ी बात पता करके सर आपकी तो अंडर वैल्यू है, मार्केट वैल्यू उसकी 4 लाख है प्लॉट की, कैसे कब मान ले। तीसरा है कि दावाकृत अंकुश का मूल्यांकन तो ठीक किया है, बिल्कुल राइट है, लेकिन सफिशिएंट कॉस्ट फीस नहीं लगाई। तीसरी कंडीशन मैंने बताया
कि जब आए तो पहली कंडीशन में कॉज ऑफ एक्शन शो नहीं होना, दूसरी कंडीशन में जो रिलीफ है वो अंडर वैल्यू लगाना, तीसरी कंडीशन दे रखी है कि यदि आपने रिलीफ तो सही मांगी है लेकिन आपने सफिशिएंट कोर्ट फीस नहीं लगाई है, और चौथी कंडीशन है कि जब आपका जो भी आपका प्लांट है उसके कथन से ये स्पष्ट होता है कि आपका जो प्लांट है वो विधि द्वारा वार्ड नहीं ला सकते, सब दो द्वारा वार्ड है, इस पर नहीं ला सकते भाई। रेवेन्यू मामला है यार, तुम यहाँ कहा लिया है, आईजीएफ कोर्ट में आना चाहिए, एलएलबी डीएस से करी का 5 क्लॉज 1 और 5 क्लॉज 2 पढ़ाई है मैंने सीपीसी में, सेक्शन 9 पढ़ाया है, टाइम वार्ड और परसों वार्ड है। नेक्स्ट है कि जब प्लांट दो प्रतियों में पीस देगी रिजेक्ट। दूसरा है जब ऑर्डर 7 रूल लॉ का फॉलो नहीं किया, ये दो प्रति वाला और ऑर्डर 7 रूल लॉ वाला ये 2002 संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो याद रखना इन दोनों दो संशोधन को जोड़ा गया है, तो याद रखना लाइक याद रखना, जब कॉज ऑफ एक्शन शो नहीं होता, दूसरी कंडीशन रिलीज अंडर वैल्यू लगाया गया है, तीसरी कंडीशन सफिशिएंट कोर्ट फीस लगाई है, चौथी कंडीशन जो फैक्ट है उसे वो बाढ़ होता है। नेक्स्ट कंडीशन जब बात दो प्रतियों में प्रस्तुत नहीं किया गया। नेक्स्ट कंडीशन है कि जब ऑर्डर 7 रूल लॉ का फॉलो नहीं किया, सब लोगों का यदि आपका बात खारिज कर दिया जाता है तो ये डीम डिग्री जो अपील आपको अपील का मौका मिलेगा। ऑर्डर 7 रूल दे रहे, यदि आपका 7/11 के अंतर्गत बात रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आप टेंशन मत लीजिए, आप उसी स्पष्ट फैशन पर फ्रेश सूट फाइल कर सकते। जब आप प्लेट सूट कर देती तो ऑर्डर 7 रूल 14 से 17 के बाद आप अपने प्लान के सपोर्ट में जो भी डॉक्यूमेंट की एविडेंस है उनको कोर्ट के सामने प्रेजेंटेशन कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। इसके बाद भैया प्लांट आ गया हमारे पास, सब काम आएंगे। भाई सामने सोनाली ने ऑर्डर 7 रूल लॉ के अंतर्गत पैसा भी देते, प्रतिवादी कितने हैं, करिश्मा आशा, वो प्रतिवादी ये दो पैसा देते। तो याद रखना जब प्लान इंस्टीट्यूट हो जाता है तो प्रतिवादी को न्यायालय में उपस्थित होने और वादी के दावे के वादी के क्लेम को का उत्तर देने के लिए न्यायालय में उपस्थित करने के लिए सम्मन जारी किया। जिस दिन प्लान इंस्टीट्यूट कर दिया जाता है उस तारीख से 30 दिन के भीतर सम्मन इशू की 30 डेज सम्मन इशू की जाए, साहब वो उपस्थित समझ आने की जाएगी कि वो न्यायालय में होकर जवाब देगी। ऑर्डर 5 रूल 1 के अनुसार अगर प्रतिवादी को सम्मन इश्यू इसलिए किए जाते हैं कि ताकि वह उपस्थित होकर डब्ल्यूएस पेश कर सके। जिस दिन सूट इंस्टीट्यूट किया है उसके 30 दिन के भीतर सम्मन इश्यू किए जाएंगे, और जिस दिन सम्मन की तामील हो जाती है, जिस दिन सर्विसेज ऑफ सम्मन हो जाते हैं उसके 30 डेज के भीतर उसके 30 दिन के भीतर नहीं उसके 30 डेज के भीतर डब्ल्यूएस पेश करना होगा। यदि 30 डेज के भीतर डब्ल्यूएस नहीं पेश कर सकते तो आपको सफिशिएंट कॉज शो करने के पश्चात आपको 90 डेज तक मैं आपको डब्ल्यूएस पेश करूंगा। लेकिन यदि प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित है या वो दावे को स्वीकार करता है न्यायालय में उपस्थित होकर, तब सम्मन इश्यू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी तो ऑलरेडी कोर्ट में है, उसको सूचना मिल गई। ऑर्डर 5 रूल 2 के अनुसार सम्मन के साथ प्लान की कॉपी ताकि जो प्रतिवादी है वो अपने प्लीडर से आराम से जांच पड़ताल कर ले और पूछ ले कि भाई साहब मामला क्या है, इसमें क्या जवाब दे रहा हूं वकील साहब, आ गया। इसके साथ साथ एक कॉपी दी जाएगी। इसके बाद प्रतिवादी ऑर्डर 5 रूल 4 के अनुसार यदि प्रतिवादी कोर्ट के क्षेत्र अधिकार से बाहर है, यदि वह कोर्ट के क्षेत्र अधिकार से 50 मील दूरी पर है तो उसको, और यदि 50 मील दूर है या रेलवे या स्टीमर से की सुविधा के माध्यम से, रेलवे स्टीमर की सुविधा के माध्यम से यदि वह 200 मील दूरी पर है तो उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी। तो याद रखना पर्सनल एप्लीकेशन से छूट दी जा सकती है। यदि आप ये साबित कर देते हैं कि साहब वो न्याय सदन से
50 मील की दूरी पे है, लेकिन रेलवे स्टीमर की सहायता के बाद 200 मीटर की दूरी पर है, तो उसे पर्सनल एप्लीकेशन से छूट दे दी जाएगी। इसके बाद समन की तामील। समन की तामील हम कैसे करेंगे? इस संदर्भ में हमारे पास दो प्रावधान, एक तो है डायरेक्ट समन की, एक होता है सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापित समन की। तो जब हम डायरेक्ट की बात करते हैं तो इसके व्यक्तिगत समन की तामील होती है, जैसे हम पर्सनल तामील करते हैं, तो उसका मतलब है ऑर्डर 5 रूल 10 से 16 और 18 में इसका प्रावधान। ऑर्डर रूल 10 ऑर्डर 5 रूल 10 से 16 से 18 में इसका दिया गया। अब सुनना ध्यान से, डायरेक्ट प्रत्यक्ष व्यक्तिगत समन की तामील किस किस प्रकार से? ऑर्डर 5 रूल 12 के अनुसार यदि प्रतिवादी ने कोई अभिकर्ता एजेंट अपना अपॉइंट कर रखा है कि ताकि वह समन की सर्विसेज कर सके, तो उसको समन की सर्विसेज कर सके, तो आप अभिकर्ता को आपका समन की डिलीवरी करी तो माना जाएगा कि पर्सनल रूप से समन की सर्विस कर दी। ऑर्डर 5 रूल 13 के अनुसार यदि कोई भी प्रतिवादी किसी व्यापार वाणिज्य या किसी निगम कॉर्पोरेशन में कार्यरत है, तब जिस व्यापार वाणिज्य या कॉर्पोरेशन में कार्यरत है वहां के प्रबंधक जो कमान अधिकारी है वहां पर समन की सूची समन भेज दिया जाएगा और ये मान लिया जाएगा समन की तामील पर्सनल रूप से कर दी गई है। ऑर्डर 5 रूल 14 के अनुसार यदि किसी अचल संपत्ति के संदर्भ में कोई विवाद है और अचल संपत्ति हमने किसी को किराए पे दे रखी है, तो उस अचल संपत्ति के जो भाषातक है, भले किराएदार क्यों ना हो, उसको हमने सम्मन दे दिया, तो ये माना जाएगा कि सम्मन की तामील व्यक्तिगत रूप से कर दी। ऑर्डर 5 रूल 15 के अनुसार यदि हमने किसी प्रतिवादी के घर गए, प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता और युक्त समय के समय मिलने की युक्त समय में उसके मिलने की संभावना नहीं है, तो उस स्थिति में उसके साथ रहने वाले उसके परिवार के जो वयस्क, याद रखना इसमें पुरुष नहीं, वयस्क सदस्य पर, महिला भी हो सकती है, वयस्क सदस्य पर सम्मन की तामील की। इसके बाद ऑर्डर 5 रूल 16 के अनुसार जब सम्मन की तामील कर दी जाती है, जब सम्मन की तामील कर दिया तो सम्मन की जो दूसरी कॉपी है उस पर उसके हस्ताक्षर लिए जाएंगे प्रतिवादी के आगे, और उस पर यह स्वीकृति की जाएगी कि सम्मन की तामील इन व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से कर दी गई है जो प्रतिवादी के प्रति व्यक्तिगत मानी जाए। ये तो होगी डायरेक्ट व्यक्तिगत। दूसरी होती है सब्स्टिट्यूट। आगे सब्स्टिट्यूट अगर हम कहें तो इसे कहते हैं प्रतिस्थापित तामील। ऑर्डर 5 रूल 17, 19 और 20 यदि बात करें तो दो तरह से होती है। ऑर्डर 5 रूल 17 और 19 में मानो कि न्यायालय की अनुमति के बिना, और ऑर्डर 5 रूल 20 में न्यायालय की अनुमति से सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस का प्रावधान। ऑर्डर 5 रूल 17 के अनुसार यदि कोई प्रतिवादी अपने निवास स्थान पर नहीं मिल पाता, उसके ताला लग रहा है, या उसका समझ से बच रहा है, या समन मुताबिक संभव नहीं हो पा रही, तो समन की एक कॉपी उसके घर के 10 स्थान पर चस्पा कर दी जाएगी, अर्थात विजिबल पोजीशन पर उस समन को एफिक्स कर दिया जाएगा, और दूसरी कॉपी पर यह उल्लेखित कर दिया जाएगा कि समन की तामील इस प्रॉपर रूप से कर दी गई, तो ये कोर्ट ये मानेगा। अगर लेकिन अब समन की तामील आपने ऐसे तो कर दी, तब ऑर्डर 5 रूल 19 के अनुसार आप जो समन की तामील करने वाला जो अधिकारी है, जो समन की तामील करने वाला अधिकारी है, वह समन की दूसरी प्रति जो होगी उस पर इस भाव को अंकित करेगा, और उस न्यायालय ने जिसने समन इशू किए है उस न्यायालय ने विद एफिडेविट के द्वारा ये प्रस्तुत कर देगा, तो कोर्ट ये मान लेगा कि समन की तामील प्रॉपर रूप से कर दी। ऑर्डर 5 रूल 20 के अनुसार यदि हम समन की तामील की बात करते हैं, ऑर्डर 5 रूल 20 के अनुसार आगे और के अनुसार ऑर्डर 5 रूल 20 के अनुसार यदि न्यायालय की अनुमति से, यदि न्यायालय को हम ये समाधान कहा देते हैं कि साहब जिसके व्यक्ति के लिए समन हमने इशू किया है वो न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है या समन से बच रहा है और समन की तामील संभव नहीं हो पा रही है, तब न्यायालय उसे आदेश दे सकता है कि समन की एक कॉपी न्याय सदन पर चस्पा की जाए। यदि उचित समझता है तो एक कॉपी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाए। यदि न्यायालय उचित समझता है तो एक कॉपी उसके घर के स्थान पर चस्पा की जा सकती है। तो इस प्रकार से समन की तामील व्यक्तिगत रूप से और प्रतिस्थापित रूप से दोनों प्रकार से की जा सकती